यानी अंडकोश या प्राइवेट पार्ट का, ये गोलियों कैंसर, ये एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर है। अच्छा। होने वाला पुरुषों में, जो कि 15 से 40 साल यंग एज में मोस्ट कॉमन कैंसर है। टेस्टिस कैंसर एक बहुत आसानी से बचाव होने वाला कैंसर है अगर इसको हम तरीके से सेल्फ एग्जामिनेशन करें। जैसा सुना होगा, बहुत सारी महिलाएं बोलते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, कि जब भी आप नहाने जाएं हफ्ते में एक बार 2 मिनट का समय निकालें और जब नहा रहे हो तो अपनी उंगलियों को आराम से अपने प्राइवेट पार्ट के ऊपर, अपनी गोलियों के ऊपर एग्जामिन करें और चेक करें कि कुछ आपको कोई नोड्यूल, कुछ सूजन या कुछ डिफरेंट तो फील नहीं हो रहा। सन शुड नेवर सेट। जो अंडरवियर पहनने का कल्चर था वो बहुत ढीला लोग पहनते थे, फिर बहुत टाइट अंडरवियर पहनना शुरू हुए। क्या इसके पीछे भी कोई कारण है जिससे आपकी गोलियां बहुत प्रेस हों, आपको दर्द हो, तकलीफ हो और लगातार ये करने से वहाँ पे इंजरी बनी रहे और कुछ फिर जो है कैंसर की तरह डेवलप हो सके हो? तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि इसमें दोनों थॉट प्रोसेस होते हैं। क्या मास्टरबेशन से कोई लिंक है इसका बीमारी का? तो मास्टर, ये बड़ा थैंक यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। हमारे समाज में और हमारे यंग लड़कों में स्पेशली, जिसने की शर्म उसके फूटे करम, आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है कि हम जैसे हम लोग सब लोग फीमेल कैंसर्स को बहुत ओवरी, यू नो, पूरा वुमेन्स हेल्थ देश के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई डाउट नहीं है उसमें, लेकिन मेंस हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, मर्दों की हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। हम लोग उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। और एक सिंपल सेल्फ एग्जामिनेशन कि हफ्ते में एक बार कभी नहाने गए, फुर्सत हुई तो एग्जामिन कर लो कि कोई गोली में दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई प्राइवेट पार्ट में कुछ सूजन तो नहीं है, नोड्यूल तो नहीं है, और कुछ भी आपको शंका लगे तो एक बार डॉक्टर से मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। पुरुषों की सेहत पर जब बात होती है तो कई ज़रूरी मुद्दे अक्सर शर्म और झिझक के पीछे छिप जाते हैं। उन्हीं में से एक है टेस्टिकुलर कैंसर। खास बात यह है कि ये बीमारी कम उम्र के युवाओं में भी हो सकती है और बुजुर्गों में भी। समय पर पहचान हो जाए तो इसका इलाज बेहद प्रभावी है आज के समय में। आज इसी ज़रूरी विषय को समझने और समझाने के लिए हमारे साथ हैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के यूरोलॉजी, कैंसर और रोबोटिक सर्जन डॉक्टर हर्षित गर्ग। वेलकम सर। थैंक यू अतुल। सर, इसी से शुरू करते हैं कि ये बीमारी अक्सर भारत में इतनी अनदेखी और इतनी अनसुनी क्यों रह जाती है? इसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में इतना लोग डिले क्यों करते हैं? अपने एक्सपीरियंस से बताइए आप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार। और ये बहुत ही, अतुल, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही कि झिझक, शर्म के कारण हम लोग आज की डेट में फीमेल विमेंस हेल्थ के बारे में बातें करते हैं, पर जब हम मर्दों की हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो हम मर्दों की हेल्थ को नीचे करते हैं प्रायोरिटी में कहीं लोग, और उनके जब प्राइवेट पार्ट्स की बात करते हैं, यानी टेस्टिस यानी अंडकोश या प्राइवेट पार्ट का, ये गोलियों कैंसर, ये एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर है। अच्छा। होने वाला पुरुषों में, जो कि 15 से 40 साल यंग एज में मोस्ट कॉमन कैंसर है। बट फिर भी मैं बता दूं, किसी को भी या बहुत ही कम लोगों को इसकी नॉलेज है, जस्ट बिकॉज कि हम उसको ध्यान नहीं देते, हम उसके बारे में झिझकते हैं, हमें शर्म आती है बात करते हुए, और इसी वजह से वो कैंसर बढ़ता जाता है। और अगर सही समय इसका इलाज कर लिया जाए तो ये ऑलमोस्ट 99% तक क्योर किया जा सकता है। अच्छा, तो सर आपको ऐसे पेशेंट भी मिले हैं कि उनको ये कैंसर प्राइमरी स्टेज में रहा हो, कोई सिम्टम आया हो, सूजन आई हो, और उसके बाद वो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के पास जाकर के और ख़राब कर लिया हो केस? तो ये बहुत कॉमन सिनेरियो है एक्चुअली इंडिया में, कि पेशेंट्स आते हैं, उनकी गोली में सूजन होती है, उन्हें कोई गोली में गांठ लगती है, उन्हें लगता है अरे कोई इन्फेक्शन हो गया, या उन्होंने कोई ऐसी गलत हरकत की थी इसलिए उसके कारण हो गया। उन्हें लगता है कि वो जाएंगे डॉक्टर के पास तो लगे कि उनको ब्लेम किया जाएगा, जिसकी वजह से वो जाना नहीं चाहते। और फिर जब वो डिजीज एडवांस हो जाता है, जब वो एक स्टेज को पार कर जाता है, अर्ली स्टेज को, फिर वो हमारे पास आते हैं कि जब उन्हें वजन कम होने लगता है, पेट में दर्द होता है, तब वो एक स्थिति आगे बढ़ चुकी होती है बीमारी की। तो ये हमें बड़ा दुख होता है, क्योंकि हम शुरुआत में उसको पता था कि कुछ दिक्कत है, बट केवल मात्र थोड़ी सी झिझक और थोड़ी सी शर्म के कारण वो अपने नियमित डॉक्टर के पास नहीं गया, और वो कोई भी ऐसी दवा खाता रहा, देसी दवा खाता रहा, कुछ भी खाता रहा कि ये ठीक हो जाएगा, उसको इग्नोर करता रहा। सर, इसके सिम्टम हम बात करेंगे, लेकिन एक गाँव में बहुत आम बीमारी है कि स्क्रोटम में पानी भर जाना। इसके लक्षण क्या मिमिक कर सकते हैं? तो 100% इसके लक्षण मिमिक कर सकते हैं। हाइड्रोसील उसको हम बोलते हैं। बहुत बार बिहार या उड़ीसा जिन एरियाज में फिलेरिया या हाथीपन बहुत कॉमन होता है, वहाँ भी पैरों के साथ गोलियों में सूजन मिलती है, जो कि एक टेस्टिकुलर कैंसर को या गोली की गांठ को मास्क कर सकती है। उनको लगता है अरे सिंपल पानी भर गया है, और जिसके कारण उसको निगलेक्ट करते रहते हैं, बट एक्चुअली अंदर कोई कैंसर का रूप धारण कर रहा होता है। और एक सिंपल अल्ट्रासाउंड या सिंपल उसको रेगुलर चेकअप करने से हम उसको पकड़ सकते हैं, जो कि हम नहीं करते हैं। मैंने ये भी देखा है कि लोग उसको पंक्चर करने की कोशिश करते हैं, देसी इलाज वाले। अच्छा, तो क्या कारण देखते हैं आप इसके कैंसर होने की टेस्टिस में?
तो टेस्टिस कैंसर एक बड़ा स्पेसिफिक कैंसर है। तो जैसा हम बात करें, ये कैंसर मर्दों में होने वाला, यंग मर्दों में होने वाला मोस्ट कॉमन कैंसर है। जैसे मैंने पहले बताया कि 15 से 40 साल की उम्र के मोस्ट कॉमन, लेकिन ये उम्र के साथ बड़ी उम्र में भी हो सकता है और यंग बच्चों में भी हो सकता है। हालांकि जब हम कंपेयर करें, इसका इंसिडेंस काफ़ी कम माना जाता है, लेकिन क्योंकि ये एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा करता है, तो वहाँ पे इसका ज़्यादा हो जाता है इंसिडेंस। इस कैंसर का होने के कारण जो होते हैं बड़ा कॉमन होता है जेनेटिक रिस्क फैक्टर। क्योंकि अगर हमारे फैमिली में किसी को ये कैंसर है, स्पेशली पेरेंट्स में, फादर ब्रदर, तो ये कैंसर को जेनेटिक फैक्टर से आगे चलता है। बहुत बार गोलियां नीचे नहीं आ पाती बचपन में, जिसकी वजह से कैंसर का रिस्क धारण कर लेता है। बहुत बार ये कैंसर जो होता है हमारे कुछ STI, मतलब कि जो इन्फेक्शंस होते हैं, जेनेटल इन्फेक्शन, उनकी वजह से भी ये कैंसर बन सकता है। तो हम हाइजीन मेंटेन नहीं करते तो उसमें भी ये कैंसर होने का रिस्क रहता है। अच्छा, मैंने एक फिल्म देखी थी, वेब सीरीज, उसमें कहता है कि गुटखा मत खाओ नहीं तो तुमको टेस्टिस कैंसर हो सकता है। क्या सिगरेट शराब से भी खतरा है टेस्टिस कैंसर होने का? तो सिगरेट, शराब या कोई भी और ड्रग, ये सब हमारी बॉडी की हीलिंग को खराब करती है। बेसिक क्या है कि ये DNA को डैमेज करते हैं और ये कैंसर म्यूटेशन प्रमोट करते हैं। जैसे ये कैंसर, तंबाकू वगैरह, लंग कैंसर, पेशाब की थैली का कैंसर, या और बहुत सारे कैंसर करते हैं, किडनी कैंसर, वैसे ही टेस्टिस कैंसर में तंबाकू का रोल एक है डेफिनेटिव। हालांकि थोड़ा रोल कम माना गया कंपेयर टू लंग कैंसर, फेफड़े कैंसर, ब्लैडर कैंसर, बट हमें तंबाकू, अल्कोहल या किसी भी तरह की ड्रग से दूर रहना पड़ेगा, नहीं तो इस कैंसर का हमेशा कोई ना कोई रिस्क रहेगा। और कुछ लक्षणों के बारे में आपने बताया कि सूजन है, दर्द है, और इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं? इसके स्पेसिफिक लक्षण क्या हैं? क्योंकि अगर पहले स्टेज के भी बताइएगा और एडवांस स्टेज भी बताइएगा। तो ये मेरे सभी भाइयों से, सभी मेरे मित्रों से आज ये अनुरोध है, इस जो आपके प्रोग्राम के थ्रू हमें देख रहे हैं, कि टेस्टिस कैंसर एक बहुत आसानी से बचाव होने वाला कैंसर है अगर इसको हम तरीके से सेल्फ एग्जामिनेशन करें। जैसा सुना होगा, बहुत सारी महिलाएं बोलते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, वो ब्रेस्ट कैंसर का बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग मोड है जिससे बचा लेते हैं ब्रेस्ट कैंसर को। ऐसे ही मेल्स के लिए, मर्दों के लिए या लड़कों के लिए टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन होता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि जब भी आप नहाने जाएं, हफ्ते में एक बार 2 मिनट का समय निकालें, और जब नहा रहे हो तो अपनी उंगलियों को आराम से अपने प्राइवेट पार्ट के ऊपर, अपनी गोलियों के ऊपर एग्जामिन करें और चेक करें कि कुछ आपको कोई नोड्यूल, कुछ सूजन या कुछ डिफरेंट तो फील नहीं हो रहा। कभी कभी ऐसे गांठ सी फील हो जाती है, स्पेशली अगर हम दूसरी साइड कंपेयर करें। जैसे आपने राइट गोली देखी और आपने देखा मुझे यहाँ कोई गांठ महसूस हो रही है, वही आप लेफ्ट साइड में देखो और लेफ्ट में अगर वो गांठ नहीं है तो वो एक अबनॉर्मल चीज़ है, जो कि बिना दर्द के भी हो सकती है। तो हाँ, तो बहुत 90% केस टेस्टिस कैंसर बिना दर्द के ही होता है। इसीलिए सेल्फ एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को दर्द होगा तो पता ही लग जाएगा, ब्रेस्ट कैंसर हुआ या टेस्टिस कैंसर हुआ, ये बिना दर्द के होते हैं। इसीलिए हमें एग्जामिन करना खुद को बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल हफ्ते में एक बार 2 मिनट का समय शावर करते हुए निकालिए और एग्जामिन करिए कि कुछ भी आपको अनयूजुअल तो महसूस नहीं हो रहा। मैं उसमें बहुत से तरीके होते हैं कि आप रोल योर फिंगर्स बोलते हैं हम स्किन के अराउंड, हम पैल्पेट करते हैं, बट मोटा मोटी कहने का मतलब ये है कि कुछ भी ऐसा ना हो जो कि आपको डिफरेंट लगे, तो आपको अपने नियरेस्ट यूरोलॉजिस्ट या फिजिशियन से मिलना चाहिए। जी सर, जैसे मरीज आपके पास आता है तो इसका डायग्नोसिस का प्रोसेस क्या होता है? तो सबसे पहला प्रोसेस, जब कोई मरीज आता है वो कंप्लेन लेके आता है कि हमें कोई गांठ महसूस हो रही है या फिर हमें ऐसा लगता है कि कोई स्वेलिंग है वहाँ पे या कुछ गड़बड़ है, तो फर्स्ट स्टेप है एग्जामिनेशन। तो हम उसको एग्जामिन करते हैं, स्पेशली हम कंपेयर करते हैं अपोजिट साइड से, क्योंकि बहुत बार रचनात्मक कुछ दिक्कतें होती हैं जो हमें एग्जामिन करके पता लग जाती हैं। स्टेप 1 ऑफ द एग्जामिनेशन के बाद होता है अल्ट्रासाउंड, एक सिंपल अल्ट्रासाउंड जो हमें बता देता है कि गोली में गांठ है, कैसी गांठ है, क्या है, कितनी बड़ी गांठ है और किस नेचर की है, वो काफ़ी हमें आइडिया दे देता है। जब भी हम वो गोली में गांठ महसूस होती है, फिर हम कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं जिनको हम ट्यूमर मार्कर या कैंसर के मार्कर कहते हैं। ये मार्कर, इनका नाम LDH, AFP, बीटा SCG, कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, बट ये स्टैंडर्ड मार्कर होते हैं जो कभी भी किसी भी समय कोई खाली पेट की जरूरत नहीं होती, वो दिए जाते हैं, क्योंकि वो मार्कर हमें आगे इलाज को फॉलोअप करने में फ़ायदा करते हैं कि भाई हमारा बीमारी निकल गई, ख़त्म हो गई, इस तरह से। तो अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट इसका फर्स्ट स्टेप होता है डायग्नोसिस का। अगर ज़रूरत पड़ती है तो एक CT स्कैन या PET स्कैन किया जाता है, जो पूरी बॉडी में बताता है कि ये कैंसर के स्पॉट्स और भी कहीं बॉडी में हैं या नहीं। इस कैंसर के जब इलाज करते थे पहले, तो एक बड़ी फेमस कोटेशन हुआ करती थी हमारे, अब तो थोड़ा कम हो गई वो, कि सन शुड नेवर सेट। मतलब अगर कोई मरीज आपके पास आया है
तो ये कैंसर इतनी तेजी से फैलता था कि अगर मरीज आपकी ओपीडी में आ गया है तो आपको शाम तक, अगर सुबह आया है तो सूर्य डूबने से पहले उसका आपको ऑपरेशन कर देना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये था कि ऐसा नहीं कि एकदम हो जाना चाहिए, बट ये एक एग्रेसिव कैंसर में था और धीरे अगर इसको सही समय पे इलाज कर दिया जाए, जिस केस में हमें मोस्टली गोली निकालनी पड़ती है, और गोली निकालने का भी एक तरीका होता है। जैसे आपने भी एक बात कही थी कि हाइड्रोसील में बहुत बार पंचर कर देते हैं, तो जब भी हम टेस्टिस कैंसर में कोई ऑपरेशन करते हैं तो हम उसको पेट के नीचे के हिस्से के रास्ते जाते हैं, जांघों से जाते हैं, ना कि गोलियों पे चीरा देते हैं, क्योंकि ऐसा पाया गया कि अगर गोलियों पे चीरा देंगे तो ये कैंसर अपस्टेज हो जाता है। तो कभी भी अगर आपको टेस्टिस कैंसर शक है तो कभी भी ऐसे सुई से पानी नहीं निकलवाना है, अनलेस कि वो एक्चुअली नॉर्मल टेस्टिस है तो आप कर सकते हो वो काम, नहीं तो वो कैंसर स्टेज 1 से स्टेज 4 लास्ट स्टेज हो जाता है, क्योंकि वो कैंसर सेल सीडिंग हो जाते हैं स्किन में, सुना होगा आपने। तो ये वही एक लौता, ये वो एक कैंसर है। एक और चर्चा, बहुत सारी चर्चाएं बातों में शुरू हो गई कि आपने लोग सुनते हैं कि ये हमें सुई नहीं डलवानी चाहिए, कैंसर फैल जाता है। ये बहुत लोगों की आम धारणा होती है बायोप्सी के बारे में। तो टेस्टिस वो कैंसर है जिसमें हम बायोप्सी नहीं करते। नॉर्मली हम थायराइड में, प्रोस्टेट में, लिवर में, सब में बायोप्सी करते हैं, लेकिन टेस्टिस वो बॉडी का एक कैंसर है जिसमें हम सीधा गोली को निकालते हैं अल्ट्रासाउंड या सीटी करके, ब्लड टेस्ट करके, लेकिन हम सुई नहीं डालते, क्योंकि उसमें हमें आज भी डर रहता है कि सुई से वो कैंसर सेल फैल सकते हैं। और इसीलिए जो आपने बोला पंचर नहीं करना चाहिए, वो पंचर नहीं करते। हालांकि अब टेक्निक मॉडिफाई हो रही है, पतली सी फाइनल डाल सकते हैं अगर डाउट है, बट 99% केसेस में हम सीधा ऑपरेशन करना चाहते हैं, एज्यूमिंग कि हमारे अल्ट्रासाउंड, हमारे ब्लड टेस्ट ये बता रहे हैं कि इसमें कैंसर के लक्षण हैं। सर, पहले जो अंडरवेयर पहनने का कल्चर था वो बहुत ढीला लोग पहनते थे, फिर बहुत टाइट अंडरवेयर पहनना शुरू हुए। क्या इसके पीछे भी कोई कारण है जिससे आपकी गोलियां बहुत प्रेस हों, आपको दर्द हो, तकलीफ हो, और लगातार ये करने से वहाँ पे इंजरी बनी रहे और कुछ फिर जो है कैंसर की तरह डेवलप हो सके वो? तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि इसमें दोनों थॉट प्रोसेस होते हैं। तो फंडा क्या है? तो भगवान ने हमारी टेस्टिस बाहर दी, हमारे पेट बाहर क्यों दिए? ताकि उनका टेम्परेचर 2 डिग्री कम रहे, ताकि जो स्पर्म जो कि हमारे वीर्य बने वो ठंडा रहे थोड़ा, ताकि उसकी स्पर्म की वाइटलिटी रहे, स्पर्म काम कर सके, इसीलिए वो बाहर दिया। बाहर टेस्टिस देने के कारण वो ग्रेविटी के अगेंस्ट बॉडी के लटक गए, जिसके कारण उसका ब्लड फ्लो हार्ट में जाने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वो बॉडी, जैसे पैरों का ब्लड फ्लो, पैरों में मसल्स होती हैं, वो उसको पुश करती हैं ऊपर की तरफ, लेकिन ऐसी हमारे प्राइवेट पार्ट में कोई मसल नहीं है जो ब्लड फ्लो को ऊपर पुश करे। अगर वो हमेशा लटके रहेंगे, हम ढीले अंडरगारमेंट पहनेंगे, तो वो ब्लड फ्लो ऊपर वापस नहीं जाएगा, जिसके कारण वहाँ की वेन्स सूज जाती हैं, जिसको हम वेरिकोसील, एक बड़ी कॉमन बीमारी है। आप हाइड्रोसील, वेरिकोसील चीज़ें होती हैं। हाइड्रोसील होता है पानी भरना, और वेरिकोसील मतलब वहाँ की वेन्स का फूल जाना, जिसकी वजह से वहाँ वेन्स फूल जाती हैं, जो वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा देती हैं, जिसके कारण स्पर्म की क्वालिटी खराब हो जाती है। तो इसीलिए द कॉन्सेप्ट इज कि हमें अंडरगारमेंट वी शेप का या स्क्रोटो वी शेप शोल्डर सपोर्टर पहनना चाहिए, ताकि हमारी टेस्टिस हमेशा एक जगह फिक्स रहें और उनको एक सपोर्ट मिलता रहे। इससे कैंसर का कोई रिलेशन नहीं है, इन द सेंस वेरिकोज सील का है कि अगर हमारा ऐसा नहीं है कि आपको बहुत टाइट ही पहननी है, दे शुड बी, वेंटिलेशन शुड बी देयर, बट उनको एक सपोर्ट मिलना चाहिए। जो हम लूज बिल्कुल पहनते हैं वो शायद हमें वो सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करते, बट हमें वी शेप का अंडरगारमेंट प्रेफर करना चाहिए। क्या क्या मिथ सुने हैं आपने? जैसे मैं पढ़ रहा था कि एक मास्टरबेशन से भी इसका लिंक जो है बताया हुआ था कि किसी वेबसाइट पे। इस तरह के क्या मिथ होते हैं, और क्या मास्टरबेशन से कोई लिंक है इसका बीमारी का? तो ये बड़ा थैंक यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। हमारे समाज में और हमारे यंग लड़कों में स्पेशली मास्टरबेशन लेके बहुत सारे मिथ्स हैं। तो पहला बड़ा क्लियर शब्द है, मास्टरबेशन और टेस्टिस कैंसर कोई रिलेशन नहीं पाया गया आज तक। अब फिर बात कहीं से उड़ी तो होगी, तो बात उड़ी ऐसे कि मास्टरबेशन का रिलेशन प्रोस्टेट कैंसर से पाया गया। कैसे? एक्चुअली तो ये पाया गया, कुछ स्टडीज थी ऐसी, कोई डेटा नहीं था, कि जो लोग ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं उनमें प्रोस्टेट कैंसर कम होता है। तो इस तरह की एक ही स्टडीज थी, ये केवल कोरिलेशन स्टडीज थी, ये कोई प्रूवन डेफिनेशन नहीं, लेकिन उनमें ये पाया गया कि जो लोग ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं उनमें प्रोस्टेट ज़्यादा बढ़ जाता है। तो प्रोस्टेट बढ़ेगा ज़्यादा, लेकिन उसे कैंसर कम होगा। इसके ऊपर कोई भी हमारे पास लेवल 1 एविडेंस नहीं है आज के डेट में, इसलिए अफेक्टिवली मास्टरबेशन एक सेफ चीज़ है, आप मास्टरबेशन कर सकते हैं आराम से, और इसका कैंसर से टेक्निकली अभी कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। और ट्रीटमेंट में सर कैसे इसका प्लान करते हैं? पहले ही कीमोथेरेपी शुरू हो जाती है? क्योंकि अब कीमो इतना कॉमन टर्म हो गया है
कि इससे डर भी बैठ गया लोगों के मन में। हम सभी इंस्टा रील देखते हैं कि जिनका कीमो हो रहा है, बाल झड़ रहे हैं, वो चल फिर नहीं पा रहे हैं, थकान हो रही है, या रेडिएशन थेरेपी या सर्जरी, या कि वो कंडीशन कब आती है जब आपको पूरा स्क्रोटम रिमूव करना पड़ता है, स्क्रोटम नहीं तो गोलियां रिमूव करनी पड़ती। तो ये बड़ा टेस्टिस कैंसर एक बड़ा स्टडीड कैंसर है हमारे कैंसर वर्ल्ड में, क्योंकि इस कैंसर को 1960 में बोलते थे कि जिसको ये हुआ 90% मरेगा ही मरेगा, और 2020 में ऐसा बोलते हैं कि 99% चांस है कि उसे कुछ नहीं होगा, इवन स्टेज। तो दिस कैंसर इज़ अ सॉलिड ऑर्गन कैंसर जो रेवोल्यूशनरी इलाज हो गया, क्योंकि इसमें कीमो, इसमें रेडिएशन, इसमें सर्जरी ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करी। कहने का मतलब क्या है कि आज की डेट में अगर हमें टेस्टिस में कैंसर है तो 90% केसेस में टेस्टिस निकालनी पड़ती है। पहला स्टेप वही होता है, और उसकी जगह इम्प्लांट आता है जो कि हम लगा सकते हैं वहाँ पे, ताकि कॉस्मेटिकली कोई दिक्कत नहीं होती। हमारी दूसरी टेस्टिस नॉर्मल होती है तो हमारी दाढ़ी मूछ नॉर्मल आएगी, हमारी सेक्स हार्मोन्स नॉर्मल रहते हैं मोस्टली, कोई दिक्कत नहीं होती। रही बात बच्चा पैदा करने की, तो जैसे कि 2 टेस्टिस होने से एक नॉर्मल आदमी को भी बिना कैंसर के 95% चांस है कि वो बच्चा कर सकता है। अगर उसकी एक टेस्टिस निकल जाती है तो वो 85% हो जाती है, तो कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं आता। रही बात इस कैंसर का जो इलाज, जब गोली निकल जाती है उसके बाद फिर भी हमें कीमो, इसका बहुत स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, और कीमो ने ही इस ट्रीटमेंट को रेवोल्यूशनाइज किया। टेस्टिस कैंसर में कीमो बहुत कारगर हुई, और 1990 में जब कीमो इसके लिए स्पेशली आई थी तो ऐसा हुआ कि सब मरीज ठीक होने लगे बिल्कुल। ये कीमो थोड़ी स्ट्रांग होती है, इसमें बाल झड़ते जो बात हुई, लेकिन 2020 2026 जैसे बड़ा, आज कीमो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है, जो आपके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हो गए हैं उसके, और हम बहुत, जो उल्टियाँ आती थी, कमज़ोरी होती थी, बट जो सारे केमिकल्स के साथ में जाते हैं जो आपको हेल्प करते हैं, उस 6 महीने कीमोथेरेपी होती है इसमें, जिसको आप टाइड ओवर करते हैं। इसके अलावा रेडिएशन होती है। एक टेस्टिस कैंसर का स्पेसिफिक टाइप होता है, सेमिनोमा बोलते हैं, वो रेडिएशन के सेंसिटिव होता है। रेडिएशन में आपको रोज आना होता है, 1 महीने कोर्स होता है रफली अराउंड, और जिसमें हम बीमारी को बाहर से ही अगर कोई फैली हुई हो तो उसको किल कर देते हैं, सिकाई बोलते हैं इसको, सिकाई जिसको बोलते हैं। लेकिन समझने की बात यह है कि हम आगे बैठे हैं कि अगर हम स्टेज 1 कैंसर में हैं तो हमें ना कीमो की ज़रूरत है और ना हमें रेडिएशन की ज़रूरत है। अगर हम इसको टाइम डिटेक्ट कर लें, ये सब इलाज जो है आगे की स्टेजों में चाहिए होता है, अगर हम टाइमली इसको डिटेक्ट कर लेते हैं तो हमें ना कीमो की ज़रूरत पड़ती है इसमें, ना रेडिएशन की, केवल एक सर्जरी और उसके बाद रेगुलर फॉलोअप से ही हम इसको ठीक कर पाते हैं। अच्छा, आपके पास कभी ऐसा पेशेंट आया है कि आपको पता हो कि इसके जो है टेस्टिस मुझे रिमूव करने हैं, तो स्पर्म फ्रीजिंग की पहले सलाह दी जाए? तो ऐसा बोलते हैं हम कि जब भी हम, जैसे मैंने बोला सन शुड नेवर सेट, तो ये बड़ा डिक्टम था। तो हम जब एक टेस्टिस निकालते हैं तो दूसरी टेस्टिस स्पर्म बनाती है नॉर्मल, तो इसलिए हम सर्जरी से पहले तो स्पर्म प्रिजर्वेशन नहीं करते। लेकिन जब सर्जरी हो जाती है, हमारे पास कंफर्म हो जाता है कैंसर है, मार्कर्स की रिपोर्ट आ जाती है ब्लड के, फिर ये प्लान होता है कि अब चलो कीमो करने का है, कुछ है आगे इलाज ज़रूरत है, तो हम उसका स्पर्म तभी प्रिजर्व कराते हैं। और आज की डेट में स्पर्म बैंकिंग इतना ज़्यादा विकेट होना सब लोगों ने देख ही ली है, पिक्चर है ना, पुराने काफ़ी अवेयरनेस हो गई उससे। तो स्पर्म बैंकिंग इतनी सेफ हो गई आज की डेट में कि इसको क्रायो प्रिजर्वेशन स्पर्म बोलते हैं, कि अगर 1% केस में अगर आपके आगे स्पर्म में दिक्कत आ रही है, कुछ भी आ रही है, तो यूजिंग उस स्पर्म को यूज़ करके हम आराम से आगे बच्चे पैदा कर सकते हैं आपकी जेनेटिक्स से। सर, ये इतना सेंसिटिव ऑर्गन है कि चोट लगने पर आदमी बहुत परेशान रहता है, और अमूमन बचपन में क्रिकेट खेलते हुए या कुछ भी खेलते हुए चोट लग जाती है। अगर चोट लगी रही है और आपने उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, तो क्या ये भी आगे जो बढ़ कर के कुछ कैंसर हो सकता है, इंजरी अगर हील नहीं हुई वहाँ की, या बहुत सीवियर इंजरी हो गई है? तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ट्रॉमा मतलब कि माइक्रो ट्रॉमा क्या कैंसर का रूप धारण कर सकते हैं, मेरा ऐसा क्वेश्चन का आंसर ये है। बहुत बार क्या होता है कि ये कैंसर चोट लगी तब नोटिस किया आपने गांठ और पकड़ा गया। जैसे आप बहुत बार बच्चे खेल रहे होते हैं, उनको बॉल लगी और फिर उन्होंने देखा, उन्हें लगे बॉल के बाद ही सूजन थी, हमने अल्ट्रासाउंड किया, पता लगा उसमें कैंसर पड़ा हुआ था। तो बहुत बार ये एक कोइंसिडेंटल फाइंडिंग होती है ट्रॉमा की। बट अगर हमें लगातार चोट लगती रहती है तो कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर वहाँ इन्फ्लेमेशन होती रहती है, कैल्शियम डिपॉजिट होता रहता है, जिसको हम माइक्रोलिथियासिस बोलते हैं, टेस्टिकुलर लिथियासिस बोलते हैं, जो कि एक पाया गया कि एक रिस्क फैक्टर है हमारे टेस्टिकुलर कैंसर का। इसीलिए अगर हमें बहुत बार लगातार चोट लग रही है और वो बार बार एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन सेटल हो जा रही है वहाँ पे, तो ये कैंसर उदाहरण कर सकती है। और सिंपल तरीका एक अल्ट्रासाउंड है। एक अल्ट्रासाउंड से हम सब कुछ पता कर सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं कि भाई इसमें कुछ गांठ है या नहीं। सर, इस बीमारी से मानसिक रूप से कैसे डील करते हैं, एक सवाल ये है मेरा। दूसरा कि आपने अपने प्रैक्टिस करते हुए
जिनको ये डिजीज़ हुई, वो किस तरह की शर्म और झिझक से आते हैं आपके पास, कैसे डील करते हैं? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा अतुल जी आपने। टेस्टिकुलर कैंसर एक टेस्टिकल कैंसर नहीं, ये एक्चुअली एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है मरीज के लिए, क्योंकि उसकी पूरी जो मर्दानगी जिसके साथ वो पैदा हुआ है एक यंग एज में, वो हिल जाती है। उसको लगता है कि उसको इरेक्शन नहीं होंगे, वो बच्चे नहीं कर पाएगा, वो नामर्द हो जाएगा, और बहुत सारी एक पूरे मन में एक उफान उठता है कि अब मेरा क्या होगा जीवन का। तो सबसे पहले समझना है कि हमारे पास भगवान ने 2 टेस्टिस दिए हैं। नंबर 1 बात, अपने आप को शांत करें कि अगर हमारी एक टेस्टिस में बीमारी है तो मैं दूसरी ठीक है, अल्ट्रासाउंड है मोस्टली, तो हमें टेक्निकली हमारी बॉडी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी सेक्स लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा इरेक्शन, हमारा एजैकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी मर्दानगी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी दाढ़ी मूँछ आने में, और 90% इसमें हार्मोन भी ठीक रहेगा, क्योंकि एक टेस्टिस सक्षम होती है हमारा हार्मोन बनाने के लिए। अब रही बात कि उसको टाइड ओवर कैसे करें हम साइकोलॉजिकल ट्रॉमा को, तो सबसे पहले हमें संयम रखना है और तरीके से इलाज कराना है। स्पर्म बैंकिंग को हमें समझना है और वो करा के रखें हम। होता क्या है, जब ये कैंसर एडवांस हो जाता है तो कीमो रेडिएशन घुस जाती है, जिससे हमें बड़ा ट्रॉमा मिलता है कि यार हमारा कीमो होगी, रेडिएशन होगी। इवन रोबोटिक सर्जरी करते हैं, इसमें इसकी बात करूंगा मैं अभी आगे। तो ये सब जो आगे सर्जरी होती हैं, जिसमें कि हमें बाहर से दवाइयाँ देनी पड़ती हैं कैंसर को मारने के लिए, सिकाई करनी पड़ती है कैंसर को मारने के लिए, या एक रोबोटिक सर्जरी होती है। आज की डेट में इतनी साइंस आगे बढ़ गई है कि बहुत बार ये टेस्टिस कैंसर जो है पेट में गांठें बना देता है, जिसको हम पहले कीमो से सुखाते हैं, लेकिन अगर वो एक लेवल तक सूखती नहीं है, बड़ी रह जाती हैं, तो फिर हमें उनका रोबोटिक सर्जरी द्वारा ऑपरेशन करना पड़ता है। थोड़ा सा खोल के समझाइए रोबोटिक सर्जरी को, क्योंकि इतना सेंसिटिव ऑर्गन है, और कैसे रोबोटिक सर्जरी में एक्चुअली क्या होता है जो लोगों को पता हो। तो सबसे पहले तो है सिंपल रखे, टेस्टिस को निकालने के लिए रोबोट सर्जरी नहीं यूज होती। वो एक छोटा चीरा होता है जिससे हम रोबोट टेस्टिस निकाल देते हैं पेट के नीचे के हिस्से में। कभी कभी ये टेस्टिस कैंसर जब बढ़ जाता है, स्टेज 2 या 3 हो जाता है, तो वो पेट के पिछले हिस्से में गांठें बना देता है बड़ी बड़ी, जो कि मेजर वेसल, हमारी जो खून की धमनियाँ होती हैं, उनके आसपास रखा होता है। हम कोशिश करते हैं कीमो से या सिकाई से सुखा दें, बट अगर वो नहीं सूखता, बड़ा रहता है, तो ऐसे केस में हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। अब जब पहले ज़माने में जो ऑपरेशन होते थे, उसमें हमें पेट के पीछे जाने के लिए पूरा एक बड़ा चीरा देना पड़ता, तो पूरा पेट काट के पीछे जाना पड़ता था। उससे रिकवरी स्लो होती थी। इतना बड़ा चीरा आ गया, जख्म होना, जख्म में इन्फेक्शन होना, चलना फिरना, टाँके टूट जाना, सुना होगा आपने, ये सब दिक्कतें थी। हम लोग यंग बॉयज़ होते हैं, मोस्टली में कैंसर होता है, इतना बड़ा चीरा पसंद भी नहीं आता उनको। फिर आई कि दूरबीन से ऑपरेशन करें, तो दूरबीन से जो ऑपरेशन करते हैं उसको लैप्रोस्कोपी बोलते हैं। लैप्रोस्कोपी में 4 छोटे छोटे छेद करे हमने, और उससे हमने अंदर ऑपरेशन किया। लैप्रोस्कोपी बहुत बढ़िया काम कर रही थी, लेकिन लैप्रोस्कोपी का जो हाथ है वो रिजिड था। तो वो क्या करता था, वो हाथ जो है ऐसे 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 चलता था। अगर मुझे कुछ भी टाका लेना है, कुछ भी मैन्युवरिटी करनी है, गोल करना है, तो मेरा रिस्ट की तरह नहीं घूम पाता था। तो बोला कुछ ऐसा हो कि हो जाए काम दूरबीन से, बट जैसे हमारा हाथ गोल घूमता है ऐसा ही कुछ हो। और तब आया रोबोट। तो रोबोट पहली बात लैप्रोस्कोपी का, दूरबीन का एक एडवांस सर्जरी है। रोबोट सर्जरी खुद नहीं करता। हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए कि हमें कुछ काम कम करना पड़े, रोबोट हमारा काम कर दे, बट आज की डेट में रोबोट एक मास्टर स्लेव सिस्टम है। जो मैं करूंगा वो करेगा, जो मैं नहीं करूंगा वो रुक जाएगा। तो बहुत बार ये समझना जरूरी कि ऐसा नहीं कि बटन दबाया चाय बन गई, रोबोट ने चाय बना दी, ऐसा सिस्टम अभी नहीं है। हम जो सर्जरी करते हैं वही रोबोट करता है। फिर डॉक्टर साहब फायदा क्या हो रोबोट का, आप ही तो कर रहे हो सर्जरी, तो कर दो शांति से, फिर रोबोट का क्यों जोड़ रहे हो। तो ये मेरा हाथ 4-5 सेंटीमीटर मोटा था। अगर मुझे इसके अंदर पेट में जाना है, ऑपरेशन करना है, तो चीरा देना पड़ेगा। रोबोट ने वही मेरे हाथ को पतला करके एक सिलाई की तरह बना दिया, और आगे एक एंडोरिस्ट बना दी, जो जैसे मैं घूमूंगा वैसे घूम जाएगी। तो मेरा 5 सेंटीमीटर का हाथ 5 या 6 mm का पतला हाथ हो गया, जिससे मैं जा रहा हूँ पेट के अंदर और सारा काम कर पा रहा हूँ। मेरा विजन 3D हो गया, 10 टाइम्स बड़ा हो गया। तो मेरा प्रिसीजन बहुत अच्छा हो गया। मैंने खराब हिस्से को निकाल दिया और अच्छे हिस्से को बचा लिया। स्पेशली जो नसें होती हैं जो कि हमारे इरेक्शन और इजैकुलेशन कराती हैं, जो हमारे वीर्य को बाहर लेती हैं, वो नसें इन गांठों के साथ चल रही होती हैं। तो उन्हें बचाना बहुत जरूरी होता है, ताकि आगे जब बच्चा सेक्स करे तो उसका वीर्य बाहर आए। वो रोबोटिक सर्जरी द्वारा बहुत प्रिसाइज हो पाया कि हमने गांठ को निकाल लिया, लेकिन उन नसों को बचाने की कोशिश करी, जिससे हमारी सर्जरी का प्रिसीजन बहुत अच्छा हो गया। तो रोबोटिक सर्जरी दूरबीन द्वारा सी सर्जरी है, जिसमें हमारे ओपन का एडवांटेज हमें दूरबीन से मिल गया, हमारा विजन बेटर हो गया, हमारी सर्जरी बहुत प्रिसाइज हो गई। तो ये सर्जरी हम टेस्टिस कैंसर की गांठों के लिए करते हैं।
अगर वो थोड़ा सा एडवांस स्टेज का होता है। परिवार और पार्टनर की क्या भूमिका होनी चाहिए इसमें, जिनको ये डायग्नोज हो जाता है तो? जब भी हमें टेस्टिस कैंसर, इवन कैंसर में हम हमेशा बोलते हैं एज अ कैंसर डॉक्टर स्पेशलिस्ट कि कैंसर एक मरीज का या एक पेशेंट का डिजीज़ नहीं है, वो एक पूरे परिवार का डिजीज़ है, क्योंकि वो पूरे परिवार के लिए एक बड़ा तूफान लेके आता है। लोग कई बातें करते हैं, गूगल, चैट जीपीटी सबसे पूछते भी हैं, आस पड़ोस के लोगों से पूछते हैं। हमारे इतने सारे मिथ्स हैं, जैसे हमने बात करी, यहाँ चले जाओ, ये हो गया, वो मर गया, फलाना मर गया। ऐसा नहीं, हर कैंसर को समझना होगा हमें। हर कैंसर का अपना अलग एक बायोलॉजी है, हर एक बिहेवियर है, हर कैंसर सेम बिहेव नहीं करता। फियर मॉन्गरिंग है हालांकि इस डिजीज में। एग्जैक्टली तो हमें ये समझना है कि टेस्टिस कैंसर आज की डेट में मोर देन 95% क्योर रेट रखता है। जो कैंसर कभी 1960 में एकदम मार देता था, वो आज बहुत अच्छे से क्यूरेबल है। केवल जो फैमिली का, परिवार के जो आपके सदस्यों का, आपके पार्टनर का रोल है, सबसे पहला कि आपको करेज, आप लोगों को साथ में रहना है, संवेदनशील रहना है, समझना है बीमारी को, सही राय लेनी है और साइंटिफिकली उसका इलाज कराना है। हमें मिथ्स में, हमें बहुत सारे जो हम सोचते हैं कि ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, उस पर नहीं पड़ना। नकारात्मक सोच से बचना है। होता क्या है कि हर कैंसर सेम नहीं है, तो कुछ कैंसर खराब होते हैं, ये उतना खराब कैंसर नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ, डराना चाहता नहीं है। इसका आज बहुत अच्छे से इलाज संभव है। तो हमें पॉजिटिव रहना है, सही तरीके से इलाज कराना है और पेशेंट को भी सपोर्ट करना है कि नहीं, आपकी होता क्या है, मर्दानगी भी बहुत इशू आ जाते हैं इस कैंसर पे। सारा जो इशू है कि हमारी मर्दानगी चैलेंज हो गई है, क्योंकि हमें कैंसर हो गया है। तो मर्दानगी से इस कैंसर कोई रिलेशन नहीं है। यही सवाल पूछते होंगे आपसे लोग। हाँ, कि मेरा सेक्स कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मैं बच्चे कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, आगे मेरा क्या होगा। तो स्पर्म प्रिजर्वेशन तो हम पक्का ही बच्चे कर पा रहे हैं, पहली बात तो ये हो गई। कोशिश तो हम कर रहे हैं कि नॉर्मली हो जाए, लेकिन वो तो बैकअप की तरह चल रहा है काम, है ना। और क्योंकि इससे सर्वाइवल बहुत अच्छा है, मतलब बोलते हैं 5 ईयर सर्वाइवल 95%। तो मतलब ये कि 5 साल तक आप 90 चांस से जियोगे। इसका मतलब ये नहीं कि 5वें साल जिए तो 6ठे साल मर जाओगे। एक पेशेंट ने मुझसे पूछ लिया, मैंने बोला कि 5 साल तक आप 95% चांस है क्योर रेट, तो बोलते सर 6ठे साल मर जाऊंगा क्या मैं? तो हमारे कैंसर फील्ड में हम ऐसे बोलते हैं कि अगर 5 साल तक आप जिए तो मतलब लंबा जियोगे, ऐसा नहीं है। एक एवरेज बात की जाती है कैंसर वर्ल्ड में कि 5 साल तक जिएगा यानी बहुत लंबा जियोगे। अब तो ये कैंसर ऐसा है जिसके लिए हमें बहुत इलाज अवेलेबल है। बस हमें मिथ से, अपने नेगेटिव सोच से दूर रहना है और रेगुलर सेल्फ एग्जामिनेशन जरूर करना है। अगर वो करेंगे तो हम अर्ली स्टेज पकड़ लेंगे, तो हम कीमो रेडिएशन चक्कर से भी बच जाएंगे सारे। तो इन सवालों के साथ आपके पास आते होंगे लोग गूगल करके, बहुत सारी अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट सोच करके, और क्योंकि अब गूगल पे सब अवेलेबल है ही एआई पे, तो आपको साथ साथ इलाज के साथ साथ काउंसलिंग भी करनी पड़ती होगी कि जो सीख के आए वो पहले उसको भूलो। तो डॉक्टर गूगल से हम सब जूझ रहे हैं, है ना। लेकिन मैं थोड़ा एआई पे ज़्यादा कुछ थोड़े बहुत काम करता रहता हूँ। आजकल तो चैट जीपीटी टाइम आ गया, गूगल अब पुराना हो गया है। और एक बड़ा प्यारा आर्टिकल छपा था 2 साल पहले हमारी मैन्यूअल इसमें, एक बड़े जर्नल में, कि द डेविल इज़ इन द डीप। इसका तात्पर्य ये था कि अगर हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो गूगल हमें रेफरेंस देता है कि ये पेपर यहाँ से पढ़ा, ये पेपर यहाँ से, आपको कुछ आइडिया है। जब आप चैट जीपीटी से पूछोगे कि मेरा ये केस है और इसका क्या इलाज होना चाहिए, तो चैट जीपीटी आपको बता देगा। बहुत कम लोग उसे रेफरेंस पूछते हैं, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अगर आप पूछोगे तो उसकी क्वालिटी ऑफ रेफरेंस बहुत पुअर है। तो वो कोई भी आपका पुअर क्वालिटी पेपर जो होगा, जैसे बहुत सारी रिसर्च होती है जो अच्छी वैलिड नहीं होती, मैं कंट्री का नाम नहीं लूँगा, बट बहुत सारी पुअर क्वालिटी रिसर्च भी होती है, लेकिन वो फ्रीली अवेलेबल होती है। तो चैट जीपीटी उसको पकड़ लेता है और उसी को प्राइम रिसर्च दिखाता है। तो होता क्या है कि गूगल के पास, हमारे पास एक ऑप्शन था कि हम सर्च करते हैं, अच्छा ये लिटरेचर चाइनीज़ लग रहा है, ये इराकी कोई ऐसा लिटरेचर लग रहा है, हमें डाउटफुल लग रहा है कि क्या पता ये सही रिसर्च नहीं है। लेकिन चैट जीपीटी होने से हमसे वो राइट छीन ली गई है। अब वो चैट खुद ही प्रोसेस कर रहा है सारी इन्फॉर्मेशन और आपको एक खिचड़ी पका के बिरयानी दे देता है कि ये आपको खानी है, और आपको पता नहीं कि इस बिरयानी में कहाँ से क्या आया है। तो इसलिए डेविल इज द डीप, कि वो जो डेविल है वो तो कहीं पीछे बैठा हुआ है, और वो चैट जीपीटी ने दिखाया ही नहीं हमें, जो गूगल दिखा रहा था। तो जो एआई मॉडल्स जो आजकल हम क्वेश्चन करते हैं, हमें एक उसको लेना चाहिए, वो हमारी हेल्प करते हैं। दे आर, आई ऑलवेज कॉल कि एआई इज ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस या असिस्टेड इंटेलिजेंस। वो आपकी हेल्प के लिए बना है, लेकिन हमें अपना दिमाग भी यूज़ करना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं और उसकी क्या, कितनी रेलेवेंस है और उसकी क्या अथॉरिटी है मैटर की। शुक्रिया सर आने के लिए। मुझे लगता है कि हमने टेस्टिस कैंसर पे सारे मिथ, सवाल और शर्म और झिझक और जो मानसिक समस्याएं आती हैं उस पर डिस्कस किया। आपको अगर कुछ एड्रेस करना हो तो आप
तो बस मैं अभी अपने सारे यंग भाइयों को, यंग दोस्तों को, मित्रों को ये बताना चाहता हूँ कि पहले बात, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है कि हम लोग सब लोग फीमेल कैंसर्स को बहुत पूरा वुमेन्स हेल्थ देश के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई डाउट नहीं है उसमें, लेकिन मेंस हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, मर्दों की हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। हम लोग उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। और एक सिंपल सेल्फ एग्जामिनेशन कि हफ्ते में एक बार कभी भी नहाने गए, फुर्सत हुई तो एग्जामिन कर लो कि कोई गोली में दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई प्राइवेट पार्ट में कुछ सूजन तो नहीं है, नोड्यूल तो नहीं है, और कुछ भी आपको शंका लगे तो एक बार डॉक्टर से मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। भले ही कुछ नहीं मिले, नेगेटिव हो, बट एटलीस्ट मन की शांति इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि हमने कुछ भी मिस कर दिया तो बाद में बड़ा दुख होता है कि काश मैं उस वक्त दिखा लेता। हम लोग सुबह शाम ऐसे मरीज देखते हैं कि उस वक्त नेगलेक्ट कर दिया और बाद में वो डिजीज बढ़ गया। टेस्टिस कैंसर से डरना बिल्कुल नहीं है, ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट क्यूरेबल कैंसर है। अगर आप पढ़ोगे, ऐसी स्टडी है इसके ऊपर कि ये बिल्कुल पूरी तरह क्योर हो सकता है। तो टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन करना है, सचेत रहना है, सतर्क रहना है और स्वस्थ रहना है। थैंक यू सर। थैंक यू जी। तो आज की बातचीत से सबसे बड़ी सीख यही मिली कि टेस्टिकुलर कैंसर को लेकर जागरूक रहना बेहद ज़रूरी है। छोटी सी गांठ, हल्की सी सूजन या कोई असामान्य बदलाव, इन्हें नज़रअंदाज करना भारी पड़ सकता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और एक्सपर्ट के साथ। शुक्रिया।